Good morning, student. How are you? I hope all are fine. So, welcome back St. Vincent Pallotti School. सुप्रभात मुलांनो, सेंट विन्सेंट पलोटीमध्ये तुमचे स्वागत आहे. मुलांनो, आज मी इयत्ता 8वी यांना नवीन कविता शिकवणार आहे. ठीक आहे. माझं नाव आहे प्रीती वैद्य आणि मी तुम्हाला मराठीमध्ये एक नवी कविता शिकवणार आहे. तर आज आपण सुरुवात करूया नवीन कवितेला. त्याआधी मुलांनो मला सांगा, हे चित्र कशाचे आहे? सगळ्यांच्या लक्षात आलं आहे ती काय दिसत आहे? सर्वात आधी या चित्रामध्ये तुम्हाला गवत दिसत आहे, छोटे छोटे ग्रास, गवत, माती है ना, जशी की कोणी इथे शेती केलेली आहे. जैसे कि किसी ने यहाँ पे फसल ली है, खेती की है, बराबर. नंतर हे बघा, आपण कधी खेडेगावामध्ये जातो, कभी भी हम खेडेगाव में जाते तो हमें ये सब कुछ दिखाई देता है ना. इस क्षेत्र में क्या दिखाई दे रहा है कि ट्रैक्टर द्वारा यहाँ पे खेती की गई है ना, फसल लिए है. खेती यानी ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने इथे शेती केलेली आहे. शेती म्हणजे काय? तर मुलांनो, शेती कशी करतात? तर प्रस्तुत कवितेमध्ये तेच सांगितलं आहे. कवयित्रीला जे शेती करतात, जो फसल ली जाती है खेती में, वो किस प्रकार की जाती है और उस पर आधारित वो खेती को कैसे वर्णन किया है अच्छे शब्दों में इस कविता में हम पढ़ेंगे. मातीमध्ये बी पेरल्यानंतर ते अंकुरते है ना. मिट्टी में बीज डालने के बाद अंकुरते यानी उससे छोटा सा प्लांट आता है ना. कोंबाला धुमारे फुटतात, कोंब आते हैं उसको. जब भी हम बीज डालते हैं कोंब आते, फिर कोंब सा एक छोटा सा प्लांट होता, फिर प्लांट छोटा सा रहता है, फिर उसके बड़े बड़े पत्तियाँ होती, फिर फल फूल आते हैं, बराबर. इस प्रकार से नंतर हळूहळू त्यांची वाढ होते, फिर धीरे धीरे उसकी वाढ होती है आणि शेवटी ते पिकाला येते और फिर वो पिकने पे आता है. कवयित्रीने या स्थित्यांतराचे सुंदर वर्णन केलेले आहे. इस जगह का सुंदर वर्णन कवयित्री ने इस कविता में किया है. तर कवितेचं नाव आहे धरत्रीच्या कुशीमधी. कविता क्रमांक 10, धरत्रीच्या कुशीमधी. आता धरत्री म्हणजे काय? तो धरती, माता, मिट्टी, जमीन, त्याला म्हटलं आहे बेटा धरत्री. काय म्हटलं आहे त्याला? धरत्री, जमीन, मिट्टी, माती, भूमी. आणि कुशीमध्ये धरत्री म्हणजे मिट्टी, माती, जमीन. कुशीमध्ये म्हणजे गोदी में, उसके तिच्या मांडीवर. धरत्रीच्या कुशीमध्ये आणि जमीन के गोदी में है ना, म्हणजे जमिनीच्या मांडीवर. बघा मुलांनो, ही कविता खूप सुंदर आहे. धरत्रीच्या कुशीमध्ये बी बियाणं निजली. धरत्रीच्या कुशीमध्ये बी बियाणं निजली. वरे पसरली माटी, जशी शाल पांघरली. काय म्हटलं आहे? पुन्हा वाचते मुलांनो, माझ्यानंतर तुम्हाला पण रिपीट करायचं आहे. धरत्रीच्या कुशीमध्ये बी बियाणं निजली. वरे पसरली माटी, जशी शाल पांघरली. म्हणजे धरत्रीच्या कुशीमध्ये यानी धरती के गोदी में, धरत्री यानी जमीन के, कुशी में यानी उसके गोदी में. क्या है उसके गोदी में? बी बियाने जो बीज होते हैं, जो मिट्टी में हम डालते हैं पौधा आने के लिए, है ना, ते बी बियाने निजली यानी सोई हुई है. उस मिट्टी में, उस जमीन पर, उसके गोदी में जो हम बीज डालते हैं वो सोई हुई है. ये सारा वर्णन जब हम फसल लेते, जब खेती करने के लिए हम बीज वगैरह डालते हैं ना, उसका वर्णन कवि करके बता रहे. वरे पसरली माटी, वरे यानी ऊपर, पसरली यानी फैली है, माटी यानी मिट्टी, माती. वरे यानी वरती काय पसरली आहे, यानी पहिले धरत्रीच्या कुशीमध्ये काय टाकलं आपण? जमीन के गोदी में हमने क्या डाले? बी बियाणं निजली. बी बियाणे यानी जो बीज है, निजली यानी वो सोई है ना. फिर उसके ऊपर मिट्टी फैली हुई है. वरे पसरली यानी ऊपर, पसरली यानी फैली हुई है मिट्टी. ऐसे वर्णन करके कवि हमें बता रहे. जशी शाल पांघरली,
जैसे कि सोए हुए आदमी ने अपने आंग पर, अपने शरीर पर शाल को लपेट लिया आहे. पांघरणे याने ओढणा, लपेटणं. ठीक आहे. कवी पिता अपनी कल्पना व्यक्त करून सांगत आहे या कवीच्या माध्यमातून, है ना. एक कल्पना कर रहे हैं कवि कि धरती के कुशी में, जमीन की गोदी में बियाना निजली, यानी बीज जो है, जो सीड होते हैं वो सोए हुए हैं और उसके ऊपर हम माटी डालते हैं ना प्लांट्स आने के लिए, और उसके ऊपर वरे यानी ऊपर, पसरली यानी फैली है माटी यानी मिट्टी. कि जैसे लग रहा है कि सोया हुआ व्यक्ति ने जशी शाल पांघरली, शाल अपने ओढी हुई है आंग पर, शाल पांघरली असं कवी म्हणत आहे. नंतर आहे मुलांनो, बिय टरारे भूमीत सर्वे कोंब आले भरे, सर्व कोंब आले भरे, गैरल शेत जसं अंगावरती शहारे. काय म्हटलंय? बिय टरारे भुईत सर्वे कोंब आले भरे, गैरल शेत जसं अंगावरती शहारे. यानी जो बीज हमने डाले थे मिट्टी के अंदर, है ना, फिर उसके ऊपर हमने माटी डाली थी, उसको हमने बोला कि शाल जैसी हमने ओढ़ी है ना. बिये टरारी भूमी, जो बीज हमने भूमि में डाले थे जमीन के अंदर, त्याचे काय आले होते? कोंब फुटले होते, है ना. जब भी कोई प्लांट आता है तो आप लोगों ने देखे होंगे पहले उसका कोंब आता है, छोटा सा सफ़ेद वाला, छोटा छोटा उसके मूल के जैसे, है ना. सर्वे कोंब आले वरे, ऊपर ऊपर क्या आते हैं? वरे यानी ऊपर में कोंब आते हैं, फिर प्लांट आता है ना. तो कोंब आले वरे, जो बीज हमने भूमीमध्ये भुईत टाकली होती, भुईत यानी जो जमीन में हमने बीज डाली थी, उसके सारे कोंब आले वरे यानी ऊपर आए. गैवरल शेत जसं अंगावरती शहारे, फिर खेत होने लगा, यानी फिर क्या हुआ? वो जो कोंब था वो छोटा छोटा, बड़ा बड़ा, छोटे छोटे प्लांट जैसे दिखने लगा, और सारे जितने बीजे डाले थे वो सारे जगहों पे वो छोटे छोटे प्लांट्स देख के अंगावरती शहारे आले, असं कवी इथे म्हणत आहे. अंगावरती शहारे आले यानी अपने आंग पर, अपने शरीर पर क्या हुआ? कांटे कैसे आए देखकर इतने प्रसन्न मन हुआ, ऐसे शहारे अपने शरीर पर आए, ऐसे कवि हमें यहाँ पर बता रहे. नंतर आहे मुलांनो, ऊन वाऱ्याशी खेळता एका एका कोंबातून परगटले दोन पान जसे हात जोडी सन. म्हणजे मुलांनो बघा, ऊन वाऱ्याशी खेळता एका एका कोंबातून परगटले दोन पान, परगटले दोन पान जसे हात जोडी सन. म्हणजे पहा इथे काय म्हटलं आहे की सुरुवातीला जेव्हा बीज टाकले होते, जब बी डाली थी, बीज हमने डाली थी मिट्टी में, तो उससे छोटे छोटे कोंब आए, वो सारे कोंब देखकर हमारे शरीर पर शहारे आए, अंगावरती शहारे आले, शहारे यानी काटे आले, असं इतकं सुंदर वाटायला लागलं. ऊन वाऱ्याशी खेळता यानी जब ऊन यानी धूप और हवा, इसके साथ साथ एका कोंबातून, जो कोंब होता है ना, जो प्लांट्स आने की शुरुआत होती है वो बीज से, उस कोंब से परगटले दोन पान यानी दो पत्तियाँ आई, पहले दो लीफ है ना, उस कोंब को पहले दो पत्तियाँ आई, परगटले यानी दो पत्तियाँ पहले आई, जैसे हाथ जोड़ी सन, जैसे कि वो हाथ जोड़ के किसी को प्रणाम कर रहे, ऐसे वर्णन कवि ने यहाँ किया है. टाया वाजवीत पान दंग देवाच्या भजनी, जसे करती कारोण्या होऊ दे रे आबादानी. म्हणजे कवी म्हणत आहे टाया वाजवीत पान, म्हणजे जो कोंब होता ना, जो छोटा सा जो कोंब आया था वो बीज से, उसके दो पान आए, दो पत्तियाँ आई पहले वो कोंब को, एक इधर के साइड में और एक उधर के साइड में. आपने बच्चों आपने देखे भी होंगे या फिर करके देखना कभी. दंग देवाच्या भजनी, ऐसा लग रहा बोलते कि वो दो पत्तियाँ झाड़ की, जो कोंब जो छोटा सा था प्लांट आने की जो शुरुआत थी, वो कोंब, उसको जो छोटी छोटी दो पत्तियाँ आई और वो
अपनी दो पत्तियां ऐसी दिखाई दे रही कि वो भगवान को प्रणाम कर रहे अपने हाथ जोड़ के। और कवि फिर इसके बाद ऐसे भी बोल रहे कि टाळ्या वाजवीत यानी क्लैप करके, टाळ्या वाजवीत क्लैप करके दंग देवाच्या भजनीत, यानी वो लोग बेभान हो गए, भान अब उनको कोई भान नहीं है और भगवान के भजन करने में लीन हो गए। ऐसे यहाँ पर कैसे भजन कर रहे, जैसे करती कारोण्या, कि जैसे कारोण्य यानी विनंती करना, भगवान को बताना, विनवनी करना, है ना, यानी जो भी अपनी कोई अपेक्षा रहती है मन में कि मेरी इच्छा ये पूरी करो, त्याला म्हणते कारोण्या। विनंती करणे, भगवान को याचना करना भगवान की, है ना, त्याला म्हटलं कारुण्या। ऐसा लग रहा कि वो दो पत्तियाँ जो कोम को फूटी है, जो दो पत्तियाँ वो भगवान को प्रणाम कर रहे और भजन करते करते भगवान के सामने दंग देवाच्या भजनी, यानी दंग देवाच्या भजनी यानी भगवान को भजन करते करते जैसे करती कारुण्या, यानी ऐसा लग रहा बोलते जैसे कि वो भगवान को याचना कर रहे, विनंती कर रहे, विनवनी कर रहता है। होऊ दे रे आबादानी, होऊ दे रे यानी कि इस बार मेरी फसल अच्छी आने दे रे बाबा, भगवान इस बार मेरी फसल अच्छी आने दे। होऊ दे रे यानी अच्छी होने दे रे, आबादानी यानी धन, है ना, आबादानी यानी धन, यानी जो भी हमारी फसल होगी वो अच्छे से हो जाए। ऐसी वो कोम जो बीज डाले थे उससे जो कोम फूटा था और उस कोम को जो दो पत्तियाँ आई थी वह हाथ जोड़ के भगवान के सामने याचना कर रहे, विनवणी करत आहे, विनंती करत आहे की होऊ दे रे आबादानी। कारोण्या म्हणजे विनंती करणे, विनवणी करणे किंवा याचना करना, अपनी इच्छा को प्रकट करना भगवान के सामने, त्याला म्हटलं आहे कारुण्या। एवढं सगळ्यांना समजलं। नंतर दिसा मासे होये वाढ, रोप झाली आता मोठी, दिसा मासा होये वाढ, रोप झाली आता मोठी, आला पिकाले बहार, झाली शेतामधी दाटी। बघा किती सुंदर वर्णन केलं आहे हो कवित्रीने इथे। बघा मुलांनो, बच्चों देखो यहाँ कवि हमें क्या बताना चाह रहे हैं। कवि का नाम है बहिणाबाई चौधरी। तिने ही कविता लिहिली आहे वऱ्हाडी भाषेमध्ये आणि ती आपल्याला सांगत आहे दिसा मासा होए वाढ, यानी दिन में बाढ़ होती है। जो भी प्लांट आता है, आपको पता है सिंथोसिस क्या बोलते हैं उसको आप, जो प्रकाश है ना, जैसे कि प्लांट बढ़ने के लिए क्या चाहिए रहता है अपने को, है ना, जैसे पानी, मिट्टी बराबर होना, पानी होना और प्रकाश, सनलाइट भी बराबर होना। तो इन जैसे इनमें जो प्रोसेस होती है ना, बाढ़ होने के लिए, ये कब होती है, दिन में। दिसा मासा यानी दिन में जो बाढ़ होती है, होए रे बाढ़, दिसा मासा होए बाढ़ यानी दिन में होती है बाढ़। ऐसी कवि बहिणाबाई चौधरी यहाँ में बता रहे। दिसा मासा यानी दिन में होती है बाढ़, रोप झाली आता मोटी, रोप यानी जो कोम्ब आए थे, जो दो पत्तियाँ आई थी वो कोम्ब को, वो भी थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी। झाली आता मोटी, बड़ी हो गई बोलते हैं, बड़ी बड़ी छोटी छोटी प्लांट हो गए। आला फिर बड़ी हो गई, फिर कशी झाली म्हणते, रोप झाली, जो छोटे छोटे प्लांट थे वो त्याला रोप म्हणतो, है ना, छोटे जो प्लांट होते उसको रोप कहते हैं बेटा मराठी में। ती झाली आता मोटी, वो कैसी हो गई बोलते, मोटी यानी बड़ी हो गई। आला पिकाले बहार, अभी जो हमने फसल ली थी उसको बहार आ गई, है ना, क्यों आ गई, क्योंकि वो प्लांट्स कैसे हो गए, अच्छे बड़े बड़े हो गए, है ना। तो आता पिकाला यानी फसल को हमारे बार, पिकाला आता बहार आली, झाली शेतामधी दाटी, और जो खेत था हमारा उसमें पूरी दाटी जम गई। दाटी जमणे यानी जागा नसणे, जिथे तिथे पूर्ण प्लांट्सच प्लांट, पूर्ण जागा भरून गेली, त्याला म्हणते दाटी, यानी जगा नहीं रहना, पूरा कचकच कचकच भर जाना। अशा प्रकारे कवी म्हणत आहे दिसा मासा होए वाढ, यानी दिन में बाढ़ होती है, रोप झाली आता मोठी, अभी जो रोप थी, प्लांट थी वो बड़ी हो गई और हमारे फसल को बाहर आ गई, आमच्या पिकाला बाहर आली। झाली शेतामधी दाटी, और हमारे खेत में मस्त फसल अभी होने वाली है। इतनी दाटी, इतनी दाट यानी जगह नहीं है वो पौधे आने के लिए, इतनी जगह पूरी दाट हो गई। ऐसे कवि हमें यहाँ पर बता रहे।
तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ की सारे बच्चों को ये कविता ध्यान में आ गई. सगळ्यांना ही कविता समजली असं मी गृहीत धरते. आणि ज्याला काही डाऊट्स असेल, काही प्रश्न असेल, त्यांनी मला विचारावेत डाऊट सेशनमध्ये. तर मुलांनो, आज